सो हेलो एवरीवन। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 का जो 12th वाला एग्ज़ाम है, जो अंडर ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैं लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस का पूरा कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूं। 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सफिशिएंट बनेगा। जिसने भी आरआरबी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम उसने दिया होगा, उसको ये चीज़ पता होगा कि ये वही टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। यानी कि जो एनटीपीसी के ग्रेजुएट वाले में जो टॉपिक पूछे गए हैं, वही टॉपिक आपसे अंडर ग्रेजुएट वाले में भी पूछा जाएगा। यानी कि जो स्पोर्ट वाला करंट अफेयर्स है, इसमें देखो हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस पूछा गया था। पुरस्कार और सम्मान 1 क्वेश्चन फिक्स था, सब में पूछा गया था। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना कि कोई इकोनॉमी वाला करंट अफेयर्स नहीं पढ़ता है, और वही इकोनॉमी वाले करंट अफेयर्स 4 से 5, यानी कि किसी शिफ्ट में 5 पूछे गए थे, किसी में 6, किसी में आपके 4 पूछे गए थे। तो इस तरीके का जो इकोनॉमी वाला करंट अफेयर्स होता है, जिसमें आरबीआई के बारे में पूछा गया था, जीडीपी पूछी गई थी, सेबी के बारे में पूछा गया था। अब एक क्वेश्चन मुझे याद है कि 17 जो जून का एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का ग्रेजुएट वाला सेकेंड शिफ्ट में, तो उसमें एक क्वेश्चन इकोनॉमी का पूछा गया था कि जो भारत की जनसंख्या है उसमें कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए हैं। इस तरीके का इकोनॉमी का करंट अफेयर्स एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया था। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे इकोनॉमी वाला जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का, वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। जैसे इंडेक्स वाला टॉपिक हो गया, सूचकांक हो गया, ये हर शिफ्ट में पूछा गया था। 2011 की जनगणना, प्रमुख लोक नृत्य, सैन्य अभ्यास, अपॉइंटमेंट, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था हर शिफ्ट में। प्रमुख नदियाँ, प्रमुख दिवस और उसकी थीम पूछी गई थी, और प्रमुख आर्टिकल जैसे संशोधन हो गए, किस आर्टिकल के तहत किसका जिक्र है। तो ये सभी क्वेश्चंस मैं आपके सामने, जैसे बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, भूगोल, तो ये वैसे 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल में भी पूछा जा चुका है, तो अंडर ग्रेजुएट वाले में भी पूछा जाएगा। तो मैं आपको आपके सामने लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस का पूरा कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूँ 1 शॉट के माध्यम से। तो आप सभी का स्वागत है। तो आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से नागभट्ट किस राजवंश के राजा थे। तो राइट आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखना है कि नागभट्ट प्रथम जो कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक थे, और इन्होंने अपनी राजधानी क्या स्थापित की थी, उज्जैन। और इनका जो शासन काल रहा था, मध्य प्रदेश के अवंती या मालवा क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बाकी ये भी याद रखना कि पांडव वंश की राजधानी क्या थी, मदुरै। काकतीय वंश की वारंगल। मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक मैप भी दिखा रहा हूँ कि मैप से थोड़ा सा और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा राजवंश कहाँ पर है। देखो चालुक्य कहाँ पर है, ये रहा। होयसल कहाँ पर है, ये है। और काकतीय कहाँ पर है, इस तरफ। तो ये आपको एक मैप में आपको ये चीज़ जानकारी बनी रहेगी। जैसे पांडवंश पूछ दिया जाए कि इसका शासनकाल किस तरफ था, उत्तरी तरफ की, दक्षिणी तरफ की, पूर्वी तरफ की, पश्चिम तरफ। तो इस तरीके का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी एक फ़ोटो और भी देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैत्रेय की जो राजधानी क्या थी, तो वल्लभी थी। तो ये भी याद रखना। अब इसके पहले जो चालुक्य जो राजवंश थे, इनकी सबसे पहले राजधानी क्या थी, तो वेंगी थी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी क्या थी, बदामी। अब बदामी किसके शासनकाल की थी, तो पुलकेशिन जो प्रथम थे उसके शासनकाल की ये राजधानी थी, और उसके पहले की राजधानी ये वेंगी थी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे ये आपका पल्लव हो गया, कांचीपुरम थी। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है मैप के थ्रू। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2024 में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ मिलकर पुणे में अपना पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स को शुरू किया है। तो ये जो सिनबैक्स है, ये इंडिया और किस देश के साथ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया के साथ। इंडिया वर्सेस कंबोडिया के साथ ये सिनबैक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है, और 2024 में इसका आयोजन पुणे में किया गया था। तो ये भी प्लेस स्थान भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि हाल ही में डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का निधन हो गया है। वे किस पार्टी के सदस्य थे, तो वे किस पार्टी से जुड़े थे, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किनके पिता थे, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिताश्री थे देवेंद्र प्रधान, जो कि इनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो ये आपको याद रखना है। आप दूसरा भी फोटो देख सकते हैं।
अगला है कि कौन सा विकल्प है जो अपघटन का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा विकल्प है जो कि अपघटन का हिस्सा नहीं है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे अपघटन क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टूटना। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि अपघटन एक चयापचय प्रक्रिया है जो कच्चे माल के संयुक्त रूप में संकुल रसायनों का उपयोग करती है, उन्हें रूपांतरित करती है और फिर उन्हें सरल यौगिक में बदल देती है। तो ये अपघटन से रिलेटेड आपको ये चीज़ें याद रखना है। अब जैविक अपघटन की बात करें तो जिसमें जीवाणु, कवक और कुछ अन्य सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं, वे अपघटन प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो उन्हें जैविक अपघटक कहते हैं। अब मृदा अपरदन की बात करें तो मृदा अपरदन मृदा की ऊपरी परत के घिस जाने को मृदा अपरदन कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सा ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है? तो साहूकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वाणिज्यिक बैंक, सहकारी और विकास बैंक, तो ये सभी ग्रामीण बैंक की संस्थाओं का हिस्सा है और साहूकार नहीं है। तो साहूकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भी ग्रामीण बैंकिंग की बहु एजेंसी संस्थाएं हैं कौन कौन सी हैं, जैसे वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारिता और भूमि विकास बैंक, तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसे भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है? सबसे पहले जो हाल ही में जो अगला मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है किस नंबर का है? 52वें नंबर का है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति BR गवई। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 52 में भारत के मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये हैं BR गवई, जिनको 52वां मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट कर दिया गया है। तो BR गवई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो सर ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे एक चीज़ याद रखना कि जो अफ्रीका में है जो सहारा डिजर्ट, अब ये किस हिस्से में, उत्तरी में है कि दक्षिणी में है कि पूर्वी में है कि पश्चिम में है, क्योंकि ये डाटा पूछा जाता है। तो ये उत्तरी हिस्से में है। ठीक है, तो उत्तरी हिस्से में है अफ्रीका, यानी कि उत्तरी अफ्रीका में सहारा डिजर्ट है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, जैसे सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, और ये उत्तरी अफ्रीका तक ये फैला हुआ है। अब ये इसका वर्ग मील भी याद रखना कि ये कहाँ से कितने वर्ग तक फैला हुआ है, तो 33,20,000। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कुल क्षेत्रफल लगभग 33,20,000 वर्ग मील तक ये फैला हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम है 2027 में सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इस खेल का पहला संस्करण आयोजित होगा, यानी कि जो ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम है 2027 में पहली बार सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये ई स्पोर्ट गेम होता क्या है, तो मैं आपको फोटो के जरिए ये भी आपको कंफर्म करा दे रहा हूँ। जैसा कि ये बंदा बैठा हुआ है, जो कार वाले गेम होते हैं ऑनलाइन वाले जैसे नहीं खेला जाता है, अब ये स्क्रीन हो गई। अब इसको ये पूरा फील हो रहा है कि मैं जो कार चला रहा हूँ वो मैं रियल में चला रहा हूँ, तो इसको ये रियल में फील हो रहा होगा, तो इसको ई स्पोर्ट गेम कहते हैं। तो 2027 में ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना, तो सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसे वर्ष 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया था उदय शंकर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और MS स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर के बारे में भी चीज़ें याद रखना कि इनको 2024 का भारत रत्न दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसी तरीके के जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या होता है? भारत रत्न होता है। ऐसे श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है मित्र विभूषण। मित्र विभूषण ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी को। ये श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण 2025 से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1971 में उदय शंकर को पद्म विभूषण दिया गया था।
तो उदय शंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई है? कथकली, कुचिपुड़ी, सत्रिय या फिर भरतनाट्यम? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। यानी कि जो सत्रिय था ये संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2000 को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ का? एक होता है कथक, ठीक है, एक होता है कथक और एक होता है कथकली। अगर कथकली की बात करें तो ये केरल का हो जाएगा। अब कथक की बात करें तो ये आपका यूपी का हो जाएगा। तो जिसमें ला लगा है लास्ट में वो केरल का है, जिसमें ला लास्ट में नहीं लगा है वो यूपी का है। यानी कि कथक यूपी का है और कथकली केरल का है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब जैसे आपका सत्रिया कहाँ का है? तो ये असम का है। तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल के हैं, ठीक है, और कथक यूपी का है। मणिपुरी मणिपुर का, उड़ीसी उड़ीसा का। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। अगला है कि भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला जिसे बोई मेला कहा जाता है, तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है इस बार? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन किया गया है कोलकाता में। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बोई मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है, जो कि भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है। तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन 2013 में केरल सरकार से राज्यवर्षीय पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम के प्रथम प्राप्तकर्ता थे? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मृणालिनी साराभाई। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा, तो आप इनके बारे में भी जानकारी देख लीजिए कि जो मृणालिनी साराभाई हैं ये एक कथकली शास्त्रीय नृत्यांगना है, ठीक है, जो कि निशा गांधी पुरस्कारम से इनको सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इनको कब दिया गया था? तो 2013 में दिया गया था। और इनको 1992 में पद्म भूषण दिया गया था और 1965 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 1988 में केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से इनको सम्मानित किया गया था। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि IISc बेंगलुरु जो कि भारतीय विज्ञान संस्थान है, कंप्यूटर विज्ञान के लिए शीर्ष 100 में एकमात्र भारतीय संस्थान है जिसने पहली बार 96वां स्थान हासिल किया है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। अब मैं आपको जो टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में ही कौन कौन से हैं, तो पहले पे तो यूनाइटेड किंगडम आता है, यूके आता है, ठीक है। दूसरे में यूएसए आता है, तीसरे में भी यूएसए आता है। अब तीसरे में यूएसए आ रहा है लेकिन कौन सा इंस्टीट्यूट आ रहा है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आ रहा है। दूसरे में MIT आ रहा है। पहले में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आ रहा है। तो ये सभी याद रखना कि कौन किस में किस स्थान पर है, कौन सा इंस्टीट्यूट। अगला है कि वेलकम टू नोवेयर, वेलकम टू नोवेयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एलिजाबेथ लैयर्ड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोक जोशी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना कि आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया। अगला है कि मान्यखेत के कृष्ण तृतीय किस वंश से संबंधित थे? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे चेर की बात करें तो चेरों ने केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित किया था और इन्होंने अपनी राजधानी वंजी बनाई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल, ये आपको याद रखना है, जो कि पाल महायान बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक थे, महायान बौद्ध धर्म के। तो ये भी आपको याद रखना है। गुर्जर प्रतिहार, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चंस को कवर कराया था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना में बचे लोगों के लिए कितने लाख तक का कैशलेस इलाज प्रदान करने की एक पहल की घोषणा की है? तो 1.5 लाख तक का इलाज मुफ्त करने के लिए जो भी सड़क दुर्घटना से लोग बच जाते हैं तो उनको 1.5 लाख तक का फ्री इलाज किया जाएगा।
तो ये अनाउंसमेंट नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि भारत का चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्यीय कब निकाय बना था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1989 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि चुनाव आयोग जब 1950 में अक्टूबर 1989 तक स्थापित किया गया था, तब एकल सदस्यीय निकाय था 1950 में, ठीक है, जिसमें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही एकमात्र सदस्य होते थे। अब क्या हुआ, इसमें संशोधन किया गया कि चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसको एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसका किस में जिक्र है, किस आर्टिकल में जिक्र है, तो आर्टिकल भी याद रखना 324 से 329 तक। और इसका गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट जानकारी याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या डैश मिलियन में है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 765.5%। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 765.5 मिलियन साक्षर की संख्या है 2011 की जनगणना में। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना कि उच्चतम साक्षरता दर 94% केरल की है, 61.80% बिहार की है, ठीक है, और भारत का सबसे कम साक्षर वाला राज्य है। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत ने राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने के लिए अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगा भारत? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 करोड़। 50 करोड़। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब के मध्य किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, जैसे कि प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ा गया था और अंग्रेजी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे इस युद्ध का, और एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला नेतृत्व कर रहे थे। तो इन दोनों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। अब इसलिए ये युद्ध का कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारियों द्वारा व्यापार विशेषाधिकारों के व्यापक दुरुपयोग से सिराज नाराज थे और इसलिए प्लासी का युद्ध कारण बना इसका, ठीक है, जो कि एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव थे और एक तरफ सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, जो भी ग्रैंड स्लैम होते हैं स्पोर्ट वाले करंट अफेयर्स, वे एक क्वेश्चन शिफ्ट में पूछा गया था। तो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2024 को किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंडो नॉरिस ने जीता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि इन्होंने क्या किया है कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2024 को अपने नाम किया है लैंडो नॉरिस। आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि संकोस नदी निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम और पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य के किसान हरिजन शर्मा को भारतीय कृषि में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री, और ये 2025 का है, 2025 का पद्मश्री किसे सम्मानित किया गया है? हरिजन शर्मा को किया गया है, लेकिन ये किस राज्य के हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो सबसे पहले ये देखो कि अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है। तो एक तो भैया आपका नर्मदा हो जाएगा क्योंकि ये अरब सागर में गिरती है, तापी हो जाएगा, लेकिन आपका जो गंगा है और जो गोदावरी है ये कहाँ पर गिरती हैं? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। तो यानी कि सी और डी जो हैं अरब सागर में नहीं गिरती हैं। तो अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं? नर्मदा और तापी, जो कि गंगा और गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। तो सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी और डी यहाँ पे होगा, सी और डी होगा। नर्मदा, तापी, साबरमती अरब सागर में गिरती हैं, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपको याद रखना है।
अगला है कि जॉबलेस, क्लूलेस और रेकलेस नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है, जॉबलेस, क्लूलेस, रॉकलेस, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये लिखा गया है रेवती सुरेश के द्वारा, जॉबलेस, क्लूलेस और रेकलेस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अडानी समूह ने किस राज्य में ऊर्जा और सीमेंट क्षमता को बढ़ाने के लिए 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। तो किस राज्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना, जैसे राजधानी याद रख लेना, गठन कब किया गया था, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यसभा सीटें याद रखना, लोकसभा सीटें याद रखना, विधानसभा सीटें याद रखना। तो ये सभी छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना। अब बॉर्डर की बात करें, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम में सीमावर्ती राज्य और सीमावर्ती देश जरूर पूछता है। तो छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से सीमा साझा करता है। एक तो आपका यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। छत्तीसगढ़ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, जैसे गुरु गागी दास राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला है कि हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। अगर आप लोग हेमा मालिनी सोच रहे हैं तो इसका राइट आंसर नहीं होगा, तो फिर कौन होगा। तो राम कमल मुखर्जी होंगे। हेमा मालिनी से हेमा मालिनी इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा। तो हेमा मालिनी है बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, इस पुस्तक के लेखक राम कमल मुखर्जी हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उड़ीसा में एक चीज़ याद रखना, उदयगिरी और खंडगिरी ये जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर हैं। तो ये भी उड़ीसा में ही हैं। ये दोनों गुफाएं उदयगिरी और खंडगिरी ये गुफाएं उड़ीसा में हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा में हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि शहीद मानव सिंह हाथ खर्चा योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस योजना को उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का लक्ष्य कक्षा 9 और कक्षा 11 में दाखिला होने वाले जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 5,000 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। और ये सिर्फ उड़ीसा सरकार में ही लागू होगी। कक्षा 9 और कक्षा 11 में दाखिला लेने वाले जो भी अनुसूचित जनजाति हैं, जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उन छात्रों के लिए 5,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उपर्युक्त ए और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। बाकी यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि रूस में पहली अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो कब हुआ था। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1917। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन से लिस्ट वाला मैचिंग करना है। एक तरफ एक लिस्ट में दिया गया है नदियाँ, दूसरी लिस्ट में दिया गया है डैम, कि किस नदी पर कौन सा डैम स्थित है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी में कौन सा बांध है। तो एक का कोड हो जाएगा हमारा मेट्टूर, क्योंकि कावेरी नदी में मेट्टूर बांध है। तो हमारा फर्स्ट का कोड हो जाएगा बी। अब सेकेंड का कोड क्या होगा, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है। तो कृष्णा नदी पर बना है अलमाटी बांध। तो सेकेंड का ए हो जाएगा। और हमारा थर्ड का क्या होगा, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है। तो सरदार सरोवर हो जाएगा। तो हमारा डी हो जाएगा। अब बचा आपका चंबल, तो इस पर गांधी सागर बांध बना है। तो हमारा 4 का हो जाएगा सी, यानी कि BADC। अब BADC में किस ऑप्शन में है ये भी देख लीजिए। BADC पहले BA में नहीं है, D में नहीं है, तो BADC तो ऑप्शन बी में है। तो ये सभी आपको याद रखना कि किस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। कौन सा राज्य ग्रीन GDP अपनाने वाला भारतीय पहला राज्य बना है। तो भारत का कौन सा राज्य है जो कि हरित सकल घरेलू उत्पाद मॉडल अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ है जो कि ग्रीन GDP मॉडल अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि भीतरकनिका मैंग्रोव वन भारत में
निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत के प्रायद्वीपीय पठार के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुदी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुदी है, जो कि 2695 मीटर है और ये केरल राज्य में स्थित है। इसे अक्सर दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि स्वारेल सुपर ऐप के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसको रेल मंत्रालय के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है और इसका जो लक्ष्य है ये विभिन्न रेलवे सेवाओं को एक स्थान पर उपयोगकर्ताओं को अनुकूल बनाना। तो एक और दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रेलवे ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वारेल सुपर ऐप, जो कि रेलवे मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है स्वारेल सुपर ऐप को। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ट्रांसजेंडरों की साक्षरता दर क्या है, कितने % है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 56.07%। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ट्रांसजेंडरों की साक्षरता दर 56.07% है। ठीक है, और सबसे अधिक मिजोरम राज्य में पाई जाती है ट्रांसजेंडरों की सबसे अधिक साक्षरता दर, जो कि 87.14% है मिजोरम में। तो मिजोरम में आपको ये चीज़ याद रखना है। अगला है कि धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड का। तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा परागण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं, लेकिन वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो नर्मदा और सोन नदी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक से निकलती हैं लेकिन नर्मदा इधर आ जाती है, सोन इधर चली जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने 2024 का फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 को जीता है? फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 को किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड टीम ने जीता है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा गैप पुरुष और महिला में राजस्थान में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला में साक्षरता दर का गैप सबसे अधिक अंतर है 27.85% का। तो ये आपको याद रखना है। जबकि राष्ट्रीय औसत 16.7% है और राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता क्रमशः 80.51% है और 52.66% महिला में है। तो ये डाटा आपको याद रखना। अगला है कि भारतीय सेना ने अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विजय दुर्ग कर दिया है। तो विजय दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली सूती कपड़ा मिल अहमदाबाद में 1861 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित की गई थी और 1854 में मुंबई में बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन शुरू किया गया था और पहली बार सफल यंत्रीकृत कपड़ा मिल वर्ष 1854 में मुंबई शहर में स्थापित किया गया था, जिसे तब बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासनकाल किया था? तो 1206 से 1210 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मदुरै। मदुरै इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनेगा कि डीप सीक किस देश में विकसित किया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? तो ये चीन में विकसित किया गया है। जैसे चैट जीपीटी होता है ऐसे डीप सीक नाम का एआई जो कि चीन ने विकसित किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू चैट डीप सीक जो कि चाइना के द्वारा इस एआई को विकसित किया गया है। अगला है कि निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? तो पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, जैसे पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु।
और जो पल्लव का साम्राज्य था वो भारत के दक्षिण भाग में और मुख्य रूप से तमिलनाडु तक फैला हुआ था। और महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि पल्लव के वंश के सबसे महान शासक थे। तो ये आपको इनके नाम याद रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। बी कह रहा है कि इसका उद्घाटन 30 दिसंबर 2024 को किया गया है। सी कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है 77 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है। तो देखो, जो भारत का पहला ग्लास ब्रिज था वो महाराष्ट्र में स्टैब्लिश नहीं किया गया था, तो फिर कहाँ पर किया गया था? तमिलनाडु में किया गया था। ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस लाने का मकसद ये है कि आपको 2-4 पॉइंट आपको क्लियर हो सके। तो आपको ये चीज़ पता चल गया कि भारत का जो पहला ग्लास ब्रिज है कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? तमिलनाडु में। 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि तमिलनाडु में भारत का पहला ग्लास ब्रिज इस्टेब्लिश किया गया है। अगला है कि भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1961। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि असम के नवीनतम हाथी जनसंख्या अनुमान 2024 के अनुसार 5828 हो गई है। तो पहला स्टेटमेंट तो ऑप्शन ए तो सही हो गया। बी कह रहा है कि देश में हाथियों की अधिकतम जनसंख्या असम में है। सी कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था उसे 1999 में शुरू किया गया था। तो देखो, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था उसे 1999 में नहीं शुरू किया गया था, ये कब शुरू किया गया था? 1992 में। तो सी हमारा तो गलत हो गया। ठीक है, और जो भारत देश में जो असम वाला राज्य है उसमें हाथियों की अधिकतम संख्या नहीं है। ठीक है, तो बी सी तो गलत हो गया। अब इसके बाद ऑप्शन ए वाला जो है, असम के नवीनतम हाथी जनसंख्या अनुमान 2024 के अनुसार राज्य में 5828 हाथी हो गए। तो ऑप्शन ए वाला सही है, क्योंकि 1992 में तो एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और असम में सबसे ज़्यादा हाथी नहीं है। तो बी, सी और डी गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी भी देख सकते हैं कि भारत में हाथियों की सबसे अधिक आबादी कर्नाटक में है। ठीक है, न कि असम में। और कर्नाटक जो है 22% हाथियों का घर है और कर्नाटक में 6049 हाथी हैं। तो डाटा आपको ये याद रखना है। बाकी एलिफेंट प्रोजेक्ट को 1992 में शुरू किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो 355 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर संजय द बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम को लॉन्च किया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि सावित्रीबाई फुले के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सावित्रीबाई फुले की जयंती 2 जनवरी को मनाई जाती है। दूसरा कह रहा है कि इन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है। तीसरा कह रहा है कि इन्होंने महाराष्ट्र पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो सबसे पहले ये देखिए कि 2 जनवरी को इनकी जयंती नहीं मनाई जाती है, तो इनकी जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है। तो ऑप्शन से जो कथन है वो कथन तो एक गलत हो जाएगा। तो कथन 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है, ना कि 2। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नए गांव में हुआ था और ये भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी थी जिन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहले स्कूल की स्थापना की थी, बाकी इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस पर विचारों पर आधारित थी। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग स्थापित किया गया था 2015 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक बिल कब पेश किया गया था। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति का पुरस्कार किसे दिया गया था। नेल्सन मंडेला। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नेल्सन मंडेला और
FW क्लार्क को संयुक्त रूप से नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था। और इनकी आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की। तो इनकी आत्मकथा भी याद रखना, जो कि इनको 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है कि विश्व हिंदी दिवस, जो कि हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, 2025 की इस बार की थीम क्या रही? तो राइट आंसर हो जाएगा एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है पेट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1784। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पेस्ट इंडिया एक्ट का लाने का उद्देश्य क्या था? इसलिए इसका लाने का उद्देश्य था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कमियों को दूर करने के लिए पेट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसको शुरू किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया था। और पेस्ट इंडिया एक्ट का नाम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि निम्न में से किसने हड़प नीति या विलय नीति अपनाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी। तो डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 50। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा है? तो किसके द्वारा लिखा गया है दुर्गेश नंदिनी प्रसिद्ध उपन्यास को? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत रोजगार प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कहाँ पर माई नरेगा ऐप लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान के बाड़मेर में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा किस राज्य में बनाया गया था? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में है? तो पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यानी कि आगा खां पैलेस 1892 महाराष्ट्र पुणे शहर में सुल्तान अहमद शाह आगा खां तृतीय द्वारा इसे बनाया गया था। अगला है कि कालबेलिया किस राज्य का है? तो ये राजस्थान का है कालबेलिया। अगला है कि झीलों में से किस झील को निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के नाम से जाना जाता है? तो किस झील को कहा जाता है? तो लोकटक झील। तो इसका ए ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। और लोकटक झील ये मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला है कि मालवा पठार की सबसे महत्वपूर्ण नदी नहीं है इनमें से कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा महानदी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस देश ने अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 को जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है जो कि 15 से 16 टॉपिक का सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। और लास्ट के अंतिम दिन में जिसका भी अंडर ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम लगा है वो बस ये टॉपिक पढ़ लें। और ये टॉपिक अगर लास्ट में पढ़ लिया तो समझ लो कि आपका जीएस में उद्धार हो जाएगा। क्योंकि एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है उसमें बस यही 15 से 16 टॉपिक पूछे गए हैं। और इसी तरीके से मैं फिर से स्टार्ट कर दिया हूं अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस का पूरा कंप्लीट रिवीजन इसी तरीके से मैं आपको कंप्लीट कराता रहूँगा। तो बाकी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके। बाकी चैनल में पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक लगा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।